मेरा जो मानना है कि राजनेताओं से फिलहाल कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि नेता लोग तो अपने को बचाने में लगे हैं। समाज वोट देता पार्टी, इसमें समाज का दोष बहुत बड़ा है। 5 साल मैंने देखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि आखिर तमाम तकलीफों और तमाम जो अधिकारों के खत्म होने के बाद भी आखिर बहुजन राजनीति शांत क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर किस तरह से ये स्थितियां बन रही है, क्योंकि पिछली चर्चा में हमने बात की थी जिसमें हमारे मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार सुमन ने कहा था कि जो राजनेता है वो भी इस दलदल में फंस गए हैं और खुद को बचाने में लगे हुए हैं, जिसे हम राजनीति का दलदल कह सकते हैं या फिर ब्राह्मणवाद का दलदल कह सकते हैं। हमारे साथ ओबीसी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के अध्यक्ष ललित कुमार जी भी हैं और साथ ही हम जुड़ेंगे उदित राज जी से, जो कि पूर्व सांसद हैं इस कार्यक्रम में, और हम जानेंगे कि आखिर इस राजनीति का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बिना राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है। और लेकिन ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है, ये सोचने की बात है, क्योंकि आप भी तो काम करते होंगे ललित जी, लोगों के बीच में जब जाते हैं तो क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस, जैसा कहा जाता है, अभी कहा जा रहा है कि स्किल्ड लोग बनाएंगे, मतलब 5वीं 6वीं से ही कारपेंटरी और तमाम सारे वो जो हुनर सिखाए जाएंगे, ताकि वो शिक्षा जो है वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। मतलब ये बात कही जा रही है, बहुत बड़े तौर पर ये बात कही जा रही है। तो कितना ये प्रायोगिक, आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है ये सारा कुछ? क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं, क्या वो कारपेंटरी सिखाएंगे, या बहुत सारे जो निजी स्कूल हैं वो कैसे क्या करेंगे इस चीज को, या फिर बच्चे जो हैं क्या उनको इस तरह के श्रमिक प्रकार की जो चीजें हैं वो सिखाई जाए? क्योंकि श्रमिक कानून भी एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ मिलना नहीं है। अगर वो श्रमिक भी बन जाता है, किसी फैक्ट्री में जाकर कामगार भी बनता है, तो उसके लिए भी कुछ बचने वाला तो है नहीं। तो क्या क्या बनेगा वो? अजी की देखिए विरोधाभास आप देखिए कि एक तरफ आप जो सरकारी संस्थाएं थी जो कई वर्षों से आ रही थी, बीएसएनएल जो है कोई 10 साल की संस्था नहीं है, रेलवे, भारतीय रेलवे कोई 5 साल पहले नहीं बना है, यानी जो एक एस्टैब्लिश्ड संस्थाएं थी जो मजबूती के साथ काम कर, इन सरकार की मेरिट देखिए कि इनकी ये क्षमता नहीं थी कि उस परंपरा को जारी रख सके। उसको और बेहतर करने की बात मैं नहीं कह रहा, जो उसकी यथास्थिति ही बरकरार रखते तो भी, यानी कि ये सरकार कितनी अक्षम है, कितनी नाकाम है कि उसको ये बरकरार भी नहीं रख सकती है, उसको बेचने का काम कर। एक दो संस्थाएं नहीं है, इन्होंने शुरुआत की है। मतलब आप जो है वो ट्रेन की सुधारेंगे नहीं, स्टेशन की सफाई व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है, आप कैपेबल ही नहीं है, आप अक्षम लोग हैं, आप नाकाम लोग हैं, आप लाचार लोग हैं, तो आपने उसको बेच दिया, यानी कि दूसरे सुधारेंगे। यानी हमारी हैसियत नहीं है भैया, हम तो केवल जातवाद फैलाएंगे, धार्मिक अंधविश्वास फैलाएंगे, मार काट दंगे कराएंगे, हमारी तो कुशलता इसी में। हमसे ट्रेन नहीं चल सकती है, हम बीएसएनएल नहीं चला सकते हैं, हम एयर इंडिया नहीं सुधार सकते हैं, तो हम बेच देंगे। ऐसी सरकार अगर ये कहे कि हम स्किल्ड जो है वो विद्यार्थी पैदा करेंगे, ये संभव है क्या? सरकार खुद ही स्किल्ड नहीं है, सरकार खुद ही जो है कुशल नहीं है। एक अकुशल व्यक्ति कैसे कुशल लोगों की टीम तैयार करे? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या जो है हायर एजुकेशन हो, टीचर पढ़ाएंगे। टीचर्स की जो नियुक्ति को लेकर कोई बातचीत इसमें नहीं की गई है। अभी विश्वविद्यालयों में जो हाल है, खासकर पिछले 6 साल में चुन चुन के खाली एक विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालयों में भरा जा रहा है। और ये पिछले 30-40 साल में भी हम देख लें तो भारत का कोई विश्वविद्यालय, दुनिया के जो है 100 विश्वविद्यालयों में शायद ही कभी किसी का नाम आया होगा। ये तो मेरिट इन लोगों की है। जब से आरक्षण आया तब से कुछ स्थितियां सुधरी, लोग और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो अब ये दिक्कत ये है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जिनको जो कामगार वर्ग है वो काम करने का मौका मिला, तो वहां उसने अपनी बेहतरी करके दिखाई, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, या कोई भी शुद्ध समुदाय का आदमी। उन्हीं व्यक्तियों को जो शिक्षा में आगे आने का मौका दिया। तो अभी आप देखेंगे हाई स्कूल और जो है ये 12th के जो रिजल्ट आए सीबीएसई बोर्ड के, तो इसमें कई सारे राज्यों में जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, झारखंड में आदिवासी बच्ची
को हाईएस्ट स्कोर किया, सीबीएसई में हाईएस्ट स्कोर अपने दलित बच्चे ने किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, ये बंगाल में है। यानी कि जिनको हमने शिक्षा का मौका नहीं दिया था, अब उनको मौका दिया तो वो लोग अपने को श्रेष्ठ साबित करके दिखा रहे हैं। ये खतरे की घंटी है सरकार के लिए, ये आरएसएस की विचारधारा के लिए खतरे की घंटी है कि जिनको हमने मेरिट कह के उनको नीचे रखा, जिनके पास मेरिट नहीं है, ये तो टॉप कर रहे हैं। टीना डाबी का उदाहरण है, अभी वो प्रतिभा वर्मा जो है वो महिलाओं में टॉप की है, वो भी जो बहुजन समाज से है। तो यानी कि जैसे मौका मिलेगा ये लोग बेहतर करके दिखाए। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इन वर्गों के लोग जो नौजवानों को मौका मिले, इसलिए मौका मिलेगा तो एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी तो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति आएगी, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति आएगी तो फिर कास्टिज्म खत्म होगा, उच्च नीच की भावना खत्म होगी, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। तो आरएसएस का क्या होगा? फिर भाजपा क्या करेगा भाई? तो बेरोजगार हो जाएंगे लोग। जब ये ललित जी क्या कहेंगे? ललित जी क्या कह रहे हैं इस पर? जी नहीं, मेश्राम जी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जैसा कि आपने कामगार और स्किल का जो बात कही है, वो जो उनकी पुरानी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर शूद्रों का जो काम है उसको शिक्षा विक्षा नहीं लेना चाहिए, उसको सरकार के कामकाजों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी इनकी व्यवस्था है उसके आधार पर बढ़ई जो है वो अपने लकड़ी फर्नीचर का काम करे, वही उसका काम है, वही उसका जातिगत पेशा है। जैसे काम के आधार पर नाम और वही तुम्हारी जाति रहेगी। ये जो सिस्टम जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो निर्माण हुआ इस देश के अंदर, मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जो निर्माण हुआ, वही तो कर रहे हैं वो। स्किल डेवलपमेंट क्या है, बच्चों को स्किल क्यों सिखा रहे हैं, उसकी जात के आधार पर काम के बारे में क्यों उसको शुरुआत से सिखा रहे हैं? वो वही चाह रहे हैं कि तुम अपनी जाति और जातिगत जो पेशे है केवल वही काम करते रहो जो 2000 साल पहले हमारे बाप दादों ने तुम्हारे बाप दादों को दिए थे। अब इस परिवेश में भी हम तुम्हें वही दे रहे हैं। अब तुम वैज्ञानिक बनो, आईएएस आईएफएस मत बनो, तुम बड़े बड़े सरकारी कामकाजों में मत जाओ, डिफेंस में मत जाओ, तुम डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, तुम पॉलिटिकल विधायक सांसद मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत बनो। तुम सिर्फ तुम्हारी काम जाति के आधार पर नाम के आधार पर जो काम दिया गया था उसी काम में आप लोग स्किल हो जाओ और वही करो। मतलब वही पूरा मनुवादी का जो समाज शास्त्र है और मनुवाद का जो विज्ञान है पूरी तरह से वही लाना चाहते हैं। और वो उनकी पूरी नीति है कि दोबारा से अगले 5 साल के अंदर ये लोग पुनः वही शिक्षा का पूरा बर्बाद करके और पूरा हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो आधुनिक काल में जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था लागू हुई, वो शिक्षा व्यवस्था में भी धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 1 रुपए 2 रुपए में पूरे साल भर की व्यवस्था चल जाती थी, साल भर की शिक्षा हो जाती थी। जी। पर आज ये स्थिति है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको 25,000 रुपए महीने शिक्षा में खर्च हो रहा है। अभी नई शिक्षा नीति आने के पहले की बता रहा हूं मैं आपको। 70-80% सरकारी स्कूलों को बंद कर चुके हैं ये शिक्षा का, आगे भी बंद करेंगे और आगे भी बंद कर रहे हैं। अब तो उन्होंने नीति लेके आ गए, अभी तो बिना नीति लाए उन लोगों ने बहुत सारा काम कर चुके हैं। शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का महंगाकरण, शिक्षा में जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने का काम तेजी से चालू हो रहा है। और अभी इस नई शिक्षा नीति में तो उन्होंने कोई आरक्षण नियमों की बात ही नहीं की। बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है ये इस जो चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं? क्या कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि बहुत सारे संगठन है, सामाजिक संगठन भी हैं। आप देखिए, अगर राजनीतिक संगठनों से अगर हम ऊब गए हैं या अपन देख रहे हैं कि राजनीतिक संगठन खुद को बचाने में लगे हुए, सारे नेता खुद को बचाने में लगे हैं, लोगों को अब किस तरह से इसमें आगे आने की जरूरत है और क्या इसमें प्रभावी हो सकता है? कौन सी बात है जो लोग इस स्थिति को बदलने में कुछ कारगर हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, डिबेट करने से ही सब कुछ होगा। जब तक, जैसे आप बधाई के पात्र मेश्राम जी का, आप इतना बढ़िया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस बात को जन जागृति के इस आंदोलन को जन जन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। पर ओवरऑल इस अभी तक तो हमारा मीडिया में हमारा प्रतिनिधि भी नहीं था, मीडिया में कोई आरक्षण नहीं था, हम लोगों की टीवी और पेपरों में हमारी कोई बात छपती नहीं थी, हमारे कोई भाषण नहीं हुआ करते थे, हमारे विचार नहीं जाते थे।
अब आप जैसे आज लाखों की संख्या में इस देश में बहुजन समाज के चैनल चल रहे हैं, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, और आज इस तेजी से ये शिक्षा नीति बदलने का कारण क्या है? नई शिक्षा नीति बनने का बनाने का कारण ये है कि आज ये एंड्रॉइड फोन है, जो हमारे सोशल मीडिया जो हमारे लोगों के हाथ में है, आज करोड़ों लोगों के हाथ में सोशल मीडिया आ गई है। इसके कारण पूरा मनुवादी शक्तियां घबराई हुई है। और अगर वो ये शिक्षा नीति बदल के और ये पूरा मीडिया की नीति बदल के और इसको अगर बदलेंगे नहीं, आप देखो तेजी से ये सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और आगे और तेजी से करेंगे। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया की माध्यम से हम लोगों की जागृति अगर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जबकि ये लोग परास्त हो जाएंगे। और अंत में आप इतना जरूर बता देना चाहता हूं, जो आपने कहा है कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि राजनेता तो कहीं ना कहीं, चाहे सेक्स स्कैंडल की सीडीओ, चाहे सीबीआई और आईबी के डंडे हों, सारे के सारे जिनसे उम्मीद थी समाज को, सब कहीं ना कहीं जकड़े और फंसे हुए पड़े हुए। और पर एक बात ये भी बता दूं मैं कि सामाजिक जागृति चलना बहुत जरूरी है। हमारी मीडिया, सोशल मीडिया चलना बहुत जरूरी है। हमारे जैसे हमारे साथी सुनील जी बता रहे थे कि हमारे कॉलेज के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी है, इनके बीच में जागृति बहुत जरूरी है। पर अंत में इतना जरूरी है कि इसकी सफलता का जो मामला है, सफलता का जो पैमाना है, वो पैमाना पॉलिटिकल रास्ते से ही जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है, बहुजन समाज आज परेशान है, इस बात को लेकर चिंतित है कि अभी तक तो वो देख रहा था कि हमारा कोई पॉलिटिकल रास्ता है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है। जैसे साहब काशीराम जी का जो पॉलिटिकल मिशन था, एक इस देश के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। पर जब से वो मिशन गड़बड़ हुआ है, जब से वो मिशन में अवरोध पैदा हुए या दुश्मन ने उस मिशन को, जैसे ब्रजरथी मौर्य की क्रांति को प्रतिक्रांति में पुष्यमित्र शुंग ने बदला था, इसी तरह से साहब काशीराम जी के मिशन को भी क्रांति को भी प्रतिक्रांति में बदल दिया गया है। आज बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, बहुजन समाज का व्यक्ति ये पूछता है, आज पूरे देश के अंदर हम जाते हैं, वो पूछता है कि आपकी बातों से हम 100% सहमत हैं, पर आखिर वोट किसको दें? ये प्रॉब्लम इस समाज के सामने है। और वोट के व्यक्ति को, जैसे अभी सम्मानीय साथी बोल रहे थे, उदित राज जी ने बोला कि लोग पार्टियों को वोट देते हैं, व्यक्तियों को वोट नहीं देते। बिल्कुल सही सोचना और ऐसा ही करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों को वोट देने की जरूरत नहीं है। आज मनुवादी पार्टियों में आज 131 सांसद SC/ST के बैठे हैं, 112 सांसद OBC के बैठे हैं। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार है क्या? हमने तो व्यक्तियों को वोट दिया था ना, हमारे समाज के लोग थे ना वो। पर व्यक्तियों को वोट दिया, वो वोट गया पार्टी को। व्यक्ति रूल नहीं करता, रूल पार्टियां करती है। इसलिए बहुजन समाज को राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण करके पार्टी का डिसाइड करने की आवश्यकता है, जिससे इस देश में बहुजन समाज का रूल आ सके, नीचे से लगा के ऊपर तक आ सके। तभी हम लोग इस देश में हमारे महापुरुषों का सपनों को कामयाब कर सके। आलोचना जरूर करें, समाज को लड़ना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, बहुत सारे मसले हल हुए। परिसंघ जो है 2000 में ऐतिहासिक रैली करी, काशीराम जी से और पासवान जी से बड़ी रैली है, और एक हफ्ते के अंतराल में उन लोगों की भी रैली थी। लेकिन वो 3 संवैधानिक संशोधन हुए। मैं तो कर्मचारियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि भाई आरक्षण का लाभ तो सांसद भी लेता है, विधायक भी लेता है, चपरासी भी लेता है, कलेक्टर भी लेता है, और टीचर भी लेता है, और इंस्पेक्टर है चाहे या डॉक्टर इंजीनियर है, सभी लेते हैं। तो क्यों उम्मीद करते हो केवल जो चुन करके जाएं वही लड़े, वही अपनी नौकरी छोड़े, वही इस्तीफा दें, और बाकी सब आरक्षण का फायदा लेते रहे? और मान लीजिए इस्तीफा भी दे दिया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। रतिलाल वर्मा जी थे, गुजरात के 7 बार MP बने थे, और मेरे वजह से मंत्री बनते बनते रह गए। मुझे तो एहसास ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद एयरपोर्ट पर मिले, कहा कि आपकी वजह से मैं मिनिस्टर नहीं बना, आपने जो 5 आरक्षण विरोधी आदेश में मुझे इस्तेमाल कर लिया। कहने का मतलब कि हमने अपील किया, वो संसद बंद करने में आगे आए। का वो न किया होता तो मैं मंत्री बनता। अमन कुमार नागरा जो BSP के पहले MP थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दिया, ये परिसंघ के आंदोलन में आपने बुलवा दिया, मायावती नाराज हो गई।
तो ये जो ये दृष्टि बदलना चाहिए हमारे एमपी एमएलए। जब तक अपना समाज वोट पार्टियों को देता रहेगा वही हालत होगी, और इस देश में पार्टियां वही सफल होंगी जो सवर्णों के नेतृत्व में होगी। वो सवर्ण 100% का नेता 100% आबादी का नेता होता है स्वाभाविक रूप से। दलित अपने दलित का ही नेता हो जाए बहुत मुश्किल है, उसमें भी उब जाती है, दूसरा नहीं मानते। पिछड़ों में भी देखा कि अगर जिसकी बड़ी जाति है तो उसके जाति के लोग फॉलोअर होते, सब तो इधर उधर से समर्थन मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल जी वाल्मीकि के भी नेता हो सकते हैं, और मुस्लिम के भी हो सकते हैं, दलित के भी हो सकते हैं, बनिया के भी हो सकते हैं। उदित राज कभी बनिया का नेता नहीं हो सकता, कभी भी, चाहे जितना उन्हीं के लिए रात दिन करें, वो दलित नेता ही कहा जाएगा। तो भारत का ये जो सामाजिक परिवेश है, इसके ऊपर इसको सोचना पड़ेगा। आम लोग तो बैठ करके अपना कहेंगे अरे हमारे एमपी एमएलए नालायक हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देंगे तो उनके घर पर कोई जाता नहीं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती। कोई जाएगा? अच्छा मान लो इस्तीफा दे दिया तो दूसरा आ जाएगा, वो भी इस्तीफा दे दिया, तीसरा आ जाएगा, कोई कमी तो है नहीं लोगों को। तो पूरा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। नहीं, वाकई ये बात तो खैर है ही, लेकिन यहाँ पर एक जो बात मैं आप दोनों से ही, मतलब सुनील जी आप भी देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। आपने कहा कि शिक्षा होगी, जागृति होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तब कहीं जाकर कुछ चीजें बदलेंगी। जो कल एक खुलासा हुआ है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मंडल जी ने ये खुलासा किया है कि ये यूपीएससी में भी रिजल्ट के समय में घोटाला हुआ, और ये जो घोटाला है इससे जो लोग इफेक्टिव होंगे, जो लोग जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो तो आईएएस पास किए हुए लोग हैं, वो लोग हैं, शिक्षित हैं, बहुत अच्छी तरह से स्किल्ड हैं, उन लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर विरोध के स्वर कहाँ से उभरेंगे? फिर इन चीजों पर अंकुश कैसे लगेगा? क्योंकि शिक्षित लोगों में भी अब कैटेगरी होती चली जा रही है, और लोग विरोध करने के लिए सिर्फ सड़कों पर या कहीं पर भी विरोध करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढा जाता है कि हाँ ये तुम आ जाओ, तुम ही करना। क्या कैसे होगा सुनील सर? क्या है, देखो यूपीएससी की जो बात आपने की, गड़बड़ियां तो देखिए सब जगह है, हम लोग भी सिस्टम में है, और अलग अलग तरह से कैसे रोका जाए ये कोशिश होती है, और हम लोग के सामने ये सब चीजें होती हैं, विरोध भी किया जाता है। जैसे कि अभी एमफिल बंद कर दिया गया इस बार से। पहले क्या था कि एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 5 विद्यार्थियों को एमफिल करा सकता था। तो 5 विद्यार्थी में जाहिर सी बात है कि उसमें आरक्षित भी होंगे, 50% आरक्षण होगा। अब वो 1 कर दिया गया, सीधे 4 को माइनस कर दिया। यानी कि मैं पहले अगर 5 एमफिल अपने अंडर में करा सकता था, तो अब 1 कराता। अब 1 सीट तो कभी रिजर्व नहीं होगी, यानी हर साल 1 सीट आएगी, और वो जो अनरिजर्व होगी। और अनरिजर्व का मतलब यहाँ पे पता होता है कि अनरिजर्व का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए अनरिजर्व है, वो उसमें दूसरे लोग नहीं आ सकते। तो इस तरह से तो बहुत सारे तरीके हैं यूपीएससी का जो मामला है। और आप देखें कि भाई ठीक है, आईएएस का रिजल्ट आता है, हमारे समाज के लोग बहुत भाव विह्वल हो जाते हैं, सब तस्वीरें लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने लोगों की पिछले 10 साल से तस्वीरें लग रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समाज के लिए वो अपनी तस्वीर दिखाता होगा, अपना फेस दिखाता होगा किसी भी रूप में। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक उसकी मजबूरी है। जब प्रशासनिक मजबूरी है तो हमारा रहनुमा तुम क्यों बनो, हम क्यों तुम्हारे लिए चाहिए? वाकई। तो जैसे यूपीएससी में बहुत सारे लोग आईएएस हैं, बहुत सारे लोग आईएएस होकर रिटायर हो गए हैं, एक सुख सुविधा का जीवन उन्होंने जिया। ये वो अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? मैं कहता हूं कि जो रिटायर्ड दलित आईएएस आईपीएस है, एससी एसटी ओबीसी लोग, यही लोग अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? आईपीएस लोग क्यों नहीं संगठन बनाते हैं कि यूपीएससी में एटलीस्ट जो गड़बड़ हो रहा है उसको लेके हम पीआईएल करें या उसके लेके हंगामा करें? तो कौन लड़ाई लड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है जिसका काम है केवल विरोध करना और जिसका काम है पीआईएल करना। इसी बंगाल में मैं आपको बताऊं, बंगाल में सबसे ज्यादा फेक सर्टिफिकेट एससी एसटी के बने हुए। ये एक व्यक्ति एक परिवार में एससी एसटी ओबीसी के तीनों का सर्टिफिकेट आदमी रखता है, जहां जैसी जरूरत है प्रयोग करता है। लेकिन लोकल लेवल पे क्या है कि यहाँ कोई चेतना दलितों में नहीं, सब रोएंगे बैठ के, आंसू बहाएंगे कि अरे वो फेक सर्टिफिकेट वाले का सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये ना ये कोई संगठन बनाएंगे, ना ये लड़ेंगे, ना कोई पीआईएल करेगा, ना कोई बात करेगा, ना कोई लिखेगा। बस आप इनकी लड़ाई लड़िए। मुझे तो बहुत चिढ़ है यूपीएससी वालों से, मेरी कोई सहानुभूति इनके साथ नहीं है। ये सब बेरहम तबका चंद्रभान प्रसाद जी इनको कहते हैं,
कि दलितों के बेरहम तबका ये ऑफिसर्स हैं, IAS IPS ऑफिसर, इतने तो इसलिए सरकार रिजर्वेशन जो है लगभग वहां पूरा करती है, लेकिन एकेडमिक्स में नहीं पूरा करती। आप देखेंगे पूरे देश में एकेडमिक्स में सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालयों में सरकार की हमेशा कोशिश है कि इन लोगों को घुसने न दिया, क्योंकि प्रतिरोध की आवाज यहीं से आ रही है। तो मैंने पहले कहा ना कि हम सबको भूमिकाएं तय करनी पड़ेंगी, अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी, बचना नहीं होगा। आपको आरक्षण मिला है तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे बच नहीं सकते कि आपको आपकी सुख सुविधा के लिए आरक्षण नहीं मिला। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और अगर ये जो आरक्षण के तहत पढ़ते लिखते हैं, नौकरी में आते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और पे व्यक्ति सोसाइटी के तहत काम नहीं करेंगे तो बहुत भयानक स्थिति आएगी। आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अभी तो एजुकेशन से ही खत्म करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नौकरी तो बात की चीज है। नौकरी तक आप पहुंचेंगे तब तक तो वहां प्राइवेटाइजेशन हो चुका रहेगा, लेकिन नौकरी तक आप न पहुंचे इसकी तैयारी सरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके कर रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके लिए हमें सोचना होगा और इसके लिए लिखना होगा, बोलना होगा, लड़ना। देखिए, ऐसा समर्पण हो तो हर जगह से किया जा सकता है जी। 70 साल में जितना आरक्षण और दलितों के बारे में कोई MP नहीं बोला कि मैंने 5 साल में बोल दिया है। रिकॉर्ड है, मैं रख सकता हूँ रिकॉर्ड। और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी ने नहीं किया अभी तक। लेकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जी। गर्दन कटेगी, गर्दन कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कटाने के लिए तैयार था तब भी, अब भी, आगे भी रहूंगा जी। तो उतना चाहिए। नहीं तो जैसा आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की, आप अगर आज बीजेपी में होते तो क्या इस नीति की तारीफ करते या वहां पर रहकर? अरे भैया, जब आप इसके मतलब कि सुधीर जी, आप तो पत्रकारिता में है जी। 5 साल जितना बीजेपी का विरोध हमने किया, कांग्रेस का MP नहीं कर पाया जी जी जी। इसका जवाब देने की जरूरत है मुझे। एक मेरे दोस्त हैं जो कहानी कहते हैं, और संसद में उनका जब नाम बुलाया जाता है, वो खड़े हो बोलने को उसके पहले पूरा संसद हा 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 करने लगता है। हमें बहुत कष्ट होता है कि हम टेबल के नीचे घुस जाएं, क्योंकि पूरे समाज के अंदर वो समाज पर परलक्षित होता है जी। यानी मुंह खोलने के पहले हाँ कर लेता है पूरा ठाका। बहुत तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम 1 मिनट ललित जी आपसे, जब कोई IAS यहाँ पर हिम्मत करता है तो उसका परिणाम रमेश थेटे हो जाता है। ऐसा अगर होगा तो कोई IAS हिम्मत भी नहीं करता है, और यही वजह है शायद IAS में जो इस तरह के जातीय संगठन नहीं बन पाते हैं, और यही कारण है कि वो लोग जो अपनी प्रताड़ना है वो झेलते रहते हैं और लगातार ये स्थितियां बनती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रमेश थेटे जी ने, मैं भोपाल में काफी संपर्क में रहे हैं उनके, और उनके जहां भी उनके साथ अन्याय हुआ है, हम और हमारा संगठन पूरा उनको सहयोग किया है। पर एक चीज मैंने देखी है मेश्राम जी कि जैसे अभी सुनील जी बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि ये जो IAS IPS वाला तबका है, या जो बड़े फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो अधिकारी बन जाते हैं जी, वो उनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो होना चाहिए और जो करना चाहिए, इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग जिस गति से काम करने की आवश्यकता है और जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका अभी बहुत ही संदिग्ध है, नंबर 1। दूसरी दिक्कत जो आ रही है इस देश के अंदर, जो प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा खड़ी हो रही है, वो है OBC को लेकर। अभी ये स्थिति है कि SC और ST में तो मैक्सिमम 90-95% लोग इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण अच्छी चीज है। और SC ST के जो जितने भी अधिकारी और कर्मचारी बड़े लेवल पे हैं, वो तो फिर भी दिखाई देते हैं, फिर भी अपने संघर्ष में और अपनी सामाजिक ड्यूटी में दिखाई देते हैं। और जहां तक OBC का जो मामला है, वहां बहुत भयानक OBC में बहुत भयानक स्थिति है। OBC के तो अभी ये स्थिति है कि 70 से 80% लोग अभी OBC में आरक्षण के खिलाफ है। अभी वो डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाए, अभी वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझ पाए, वो आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं। और वो यहाँ पे पूरा बहुजनी या OBC SC ST की एकता स्थापित तो छोड़ो, वो अपनी अपनी जाति और उपजातियों में थोड़ा बहुत समय और संसाधन देके ही तीसरी कर लेते हैं।
वो तो मंडल का भी उन्होंने ही विरोध किया था, मंडल का भी उन्होंने विरोध किया था। तो अगर आज अगर इस मिशन को जीतने का अगर एक कोई प्रश्न है और उसका उत्तर अगर हम चाहते हैं तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो जागे हुए और प्रशिक्षित जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करने की आवश्यकता है वो ओबीसी के लोगों को, डायरेक्ट ओबीसी नहीं, ओबीसी संगठनों और ओबीसी व्यक्तियों के माध्यम से ओबीसी के लोगों को जगाने की आवश्यकता है। और जब तक ओबीसी के लोगों को इस मिशन में हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो उन लोगों ने तो हिंदू के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे आप देख रहे हो ओबीसी सबसे ज्यादा जश्न मना रहा है। तो उन्होंने तो पूरा ओबीसी को कैप्चर कर रखा है, ओबीसी के घर घर में उसकी पहुंच है, पर हम लोगों की पहुंच ओबीसी तक नहीं है। हमारा कोई भी चैनल या कोई भी संगठन आज इस देश में इस स्थिति पर नहीं है कि 110 करोड़ बहुजन समाज को डायरेक्ट जोड़ता हो। हमारी दिक्कत नेटवर्किंग की है, हमारी दिक्कत लोगों में पहुंच की है। हम लोग टुकड़े टुकड़ों में संगठन बंटे हैं और थोड़े छोटे छोटे लोगों में एक अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके कारण हमारी लड़ाई तो बहुत हो रही है, संघर्ष तो बहुत हो रहा है, पर उसकी एक जो एक चित्ता होना चाहिए, एक स्वरूप जो होना चाहिए, वो स्वरूप जैसे आरएसएस का है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, जैसे उनके अन्य संगठनों का है, इस तरह से स्वरूप, संगठनात्मक स्वरूप सामाजिक और पॉलिटिकली, ये इस देश में हम लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों को इस दिशा में जीत सुनिश्चित मिलेगी। वाकई बहुत सही बात आप दोनों ने कही है कि फिर भी हम चाहे तमाम कठिनाइयां हैं, चाहे तमाम परेशानियां हैं, मगर ये जो जागृति का जो काम है, ये जो जागरूकता का जो काम है, ये तो क्रमशः चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही है। और अगर हम देखें तो ये कोई नया नहीं है। जागरण की जो शुरुआत तथागत बुद्ध ने, कबीर ने, उसके बाद फुले ने, और उसके बाद फिर बाबा साहब ने और तमाम लोगों ने की है, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। अपने अपने समय में लोगों ने जागरूक किया है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है जो निरंतर चलती रहेगी। ये तो स्वाभाविक है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, उसमें से ही हमको हल भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहीं हम जर्मनी की हद तक बर्बाद होने के बाद अगर जागेंगे तो अब एक बार फिर से उस तरह से उठने की स्थितियां क्या भारत में नजर आती है? अंत में बस आधे मिनट के लिए सुनील सर, क्या आपको लगता है कि अगर जर्मनी की हद तक हम बर्बाद हो गए, भारत की स्थिति अगर वो हो गई, तो क्या हम वापस उठ पाएंगे? जी मैं तो आशावादी हूं और मुझे लगता है कि अगर हमारे पास इतने सूचना तकनीक है, अगर हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये काफी है, जो बाबा साहब और काशीराम जी के पास नहीं था। अगर ये नेटवर्क होता तो वो बहुत बड़ी क्रांति ले आते। और हमारे पास इतना समृद्ध विरासत है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारों की विरासत है, और ये बहुत वैज्ञानिक और तार्किक विरासत है। तो ये पूंजी के मामले में हम लोग कमजोर नहीं, मुझे लगता है वैचारिक पूंजी से हम लोग भरे हुए हैं। जरूरत है इसको चैनलाइज करने की, जरूरत है नेटवर्किंग के द्वारा लोगों तक पहुंचने की। जैसा ललित साहब ने कहा भी कि वो लोग तो पहुंच जाते हैं, हम लोग नहीं। जैसे आप आदिवासी इलाकों में देखेंगे तो आज जहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है, वहां जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पहुंच गया और हनुमान मंदिर जाके खोल दिया। तो वहां कमी तो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोगों की भी है कि वो उनके पहले ये भी पहुंचे और बताएं कि आपका कल्चर क्या है, आपकी परंपरा क्या है। तो हमें आशावादी रहना होगा और लिखना होगा, बोलना होगा। ये लोग जो है प्रतिरोध को दबाने की भी कोशिश करेंगे, ये हमेशा से रहा है। और ये समय इतना भी संकटपूर्ण नहीं है, जैसा कि कबीर का समय संकटपूर्ण था, जैसा बुद्ध का समय संकटपूर्ण था, जैसा बाबा साहब का समय संकटपूर्ण था। बाबा साहब को तो किराए का मकान नहीं मिल रहा था। आज तो जो लोग आलीशान घरों में जो है दलित समाज के लोग रहते हैं। तो स्थितियां इतनी खराब नहीं है, संविधान लागू है, लोकतंत्र है, और इतना भी ज्यादा ये लोग करेंगे। अगर प्रतिरोध उसी जो है घनत्व के साथ तेज होगा तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जीत जाएंगे, ये लोग हारेंगे। अंततः हारना उन्हीं को है, जीतना संविधान को। हमारी बस यही जिद होनी चाहिए कि देश केवल और केवल संविधान से ही चलेगा और संविधान की ही जीत होगी, और हारना मनुस्मृति को ही पड़ेगा। बस हमें इसके लिए तैयार रहना है और अपने लोगों को तैयार करना है। जी। और हम निश्चित रूप से ये जो जागृति का जो क्रम है ये लगातार जारी रहेगा। हम कोशिश करते रहेंगे तमाम बहुजन विषयों को, तमाम बहुजन मुद्दों को पर डिस्कस करके, उन्हें उस पर बातचीत करके उन तक अच्छी चीज, सच्ची चीज हम पहुंचाते रहें, सच्ची बातें पहुंचाते रहें, और ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा आप सभी के सहयोग से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।